Hello students, let's continue our third chapter, India's external relation. Okay, my dear students, on this page, a picture is given here, and this picture is related to non-aligned movement leaders. In the first part, or in the first chapter, it means the Cold War era chapter, we will discuss about the non-alignment policy. Nehru with Vonne and Nkrumah from Ghana, Nasir from Egypt, Sukarno from Indonesia, and Tito from Yugoslavia at the Afro-Asian Conference in Bandung in 1955. In 1955, a conference was held in Bandung, and this summit was known as Bandung Conference. और यहीं से क्या हो गई थी, एक तरह से जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसकी फाउंडेशन की कहीं ना कहीं यहाँ से क्या है शुरुआत हो गई थी. These five comprise the core leadership of the non-aligned movement. यानी कि these were the main five leaders कि जिन्होंने क्या किया था, non-aligned movement को बनाने में हेल्प की थी. ओके, here firstly पंडित जवाहरलाल नेहरू गिवन है, फिर घाना के वोने एंड नक्रुमा गिवन है, फिर मिस्र इजिप्ट के क्या है जो लीडर गिवन है, फिर इंडोनेशिया के जो डॉक्टर सुकर्नो, और लास्ट में जो ये हैं यूगोस्लोविया के हैं. ओके, यूगोस्लोविया के कौन थे? जोसेफ ब्रेज टिटो. ओके, लुक एट हियर इन दिस चैप्टर, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Thus far we have focused in this book on the development within the country and domestic challenges. We now turn to the external challenges. कि अब तक हमने इस बुक में, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो मेन चैलेंज था इंडिया के सामने, रिहेबिलिटेशन की, पार्टीशन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम थी, डेमोक्रेसी को किस प्रकार से क्रिएट करना था, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन चैलेंज है वो हमने पढ़ा था. लेकिन अब हम किसके ऊपर, एक्सटर्नल जो चैलेंजेस थे उनके ऊपर क्या है फोकस करेंगे. Here too our leaders face the challenges with an innovative response by way of the policy of non-alignment, but they also found themselves in conflict with neighbors. This led to 3 wars in 1962, 1965 and 1971. कि इस यहाँ पर भी इट मीन्स एक्सटर्नल चैलेंज को लेकर भी हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने लिए जो भी पॉलिसी या जो भी पाथ उन्होंने अपने लिए अपनाया, उनमें क्या है, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया. यानी कि वो अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी उनके चैलेंज थे या अदर कंट्री के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए नॉन अलाइंड पॉलिसी को क्या है वो अडॉप्ट कर रहे थे. और इसी टाइम जो क्या आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें, इंडिया को 3 वॉर फेस करने पड़े. 1962 में चाइना के साथ, एंड 1965 और 71 के अंदर पाकिस्तान के साथ. दीज वॉर्स एंड द एक्सटर्नल रिलेशन इन जनरल वर शेप्ड बाय एंड हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री. इन जो भी ये वॉर हुई, इन वॉर्स के थ्रू और हमारे जो एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन रिलेशन थे, उन फॉरेन रिलेशन को क्या है हमारी पॉलिटिक्स ने एक नया ही रूप दिया. यानी कि इन वॉर्स के थ्रू हम अपने कंट्री के रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ कैसे बनाने वाले थे, उनकी अदर कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला था, ये इन वॉर्स ने क्लियर कर दिया था. In this chapter, we study the story of this relationship between the external and the internal policies by focusing on. इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस. कि वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जिसको लेकर इंडिया ने क्या अपने अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाए. इट मीन्स इंटरनेशनल जो सिचुएशन थी, इंटरनेशनल जो उस टाइम सर्कमस्टांसेस थे वो क्या थे. द ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी. और वो इट मीन्स व्हाट वर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट दैट टाइम, कि उस टाइम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेन प्रिंसिपल्स क्या थे. एंड द हिस्ट्रीज ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान को यहाँ बट देंगे, ऑफकोर्स पाकिस्तान हमारे सिलेबस में नहीं है. इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे हैं, चाइना के, यूएस के साथ, यूएसएसआर एंड इजराइल के, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. और इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट किया. ओके, फर्स्ट जो चीज़ हमने पढ़ी थी कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस क्या थे एट द टाइम. इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट.
There, the world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction. Yet another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism, and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. इंडिया बहुत एक कह सकते हैं कि ट्राइंग एंड चैलेंजिंग जो कंडीशंस हैं उनमें क्या है, इसको फ्रीडम मिली थी, और वर्ल्ड भी, पूरा वर्ल्ड भी क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो डेवस्टेशन यानी कि जो तबाही है वो अभी उससे बाहर भी नहीं निकला था, और साथ के साथ उसके जो क्या है, कहीं अगर हम बात करें रिकंस्ट्रक्शन की बात भी चल रही थी, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के भी क्या है एफर्ट हो रहे थे कि इस टाइप से जो कंट्रीज़ के बीच में क्या है, उनके बीच में पीस क्रिएट करें। और जो कॉलोनियलिज्म के बाद क्या है, जो बहुत सारी ऐसी कंट्री थी कि जो इस टाइम इंडिपेंडेंट हो रही थी, यानी कि बहुत सारे देश, क्योंकि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो क्या हो गया था, जैसे यूरोप के अंदर फ्रांस था, जर्मनी था या ब्रिटेन था, ये सब क्या थे, कॉलोनियल पावर थी ना, कॉलोनियल पावर की वजह से, और इम्पेरियलिस्ट पावर भी थी। और अब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने क्या कर दिया था, बाकी अदर कंट्रीज़ के ऊपर अपना रूल धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, और इंडिया के सामने भी यही था। इंडिया अपने, अगर हम बात करें, हमें ऐसा लगता है कि इंडिया ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत एफर्ट किए, वो बात ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने चाहा तभी इंडिया क्या फ्रीडम मिली थी और अदर कंट्रीज़ को, क्योंकि वो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्स्ट थी, तो वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर रूल ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उनको बहुत सारे लॉस हुआ था। तो इस वजह से अब ये क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड के सामने भी ये पूरी खासतौर से जो ये यूरोपियन स्टेट थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, इनके सामने भी ये इशू था अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने का, क्योंकि जो इनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, और दूसरा कि जो ये कॉलोनियलिज्म की वजह से न्यू कंट्रीज क्या है अब एमर्ज हो रही थी वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज़, और इन कंट्रीज़ के सामने भी जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री थी, मेन चैलेंज क्या था इन कंट्रीज़ के सामने, कि जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन कंट्रीज़ के सामने भी मेन चैलेंज था वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी का। फ्री इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दीज कंसर्न्स इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो इसके सामने भी थे ये चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोब लेवल, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर्स ऑफ कंसर्न। The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressures, and the task of poverty alleviation was already waiting for fulfillment. कि अगर हम बात करें फ्रीडम के बाद इंडिया ने जो भी फॉरेन पॉलिसी अपनाई, उनमें भी इन सारी बातों का कहीं ना कहीं क्या है, इनको इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जिसने इंडिया को, जब इंडिया को फ्रीडम मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से भी इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, क्योंकि एक तो बाउंड्री इशू हो गया था, अदर कंट्रीज जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ ये लेगेसी हमें ये देन क्या अंग्रेज देकर गए थे कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और दूसरा क्या है, जो पार्टीशन की वजह से जो प्रेशर्स क्रिएट हो रहे थे वो भी इंडिया को फेस करना पड़ता था। और जो पॉवर्टी क्या है, एलिवेशन का काम था, उस गरीबी को ख़त्म करना था, वो भी क्या है अभी पूरा नहीं हुआ था, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पूरी तरह से नहीं हुआ था। दिस वाज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और ये सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे जिसके बीच इंडिया को क्या है, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में जो इंटरनेशनल अफेयर्स थे उनमें अपने आप को इंक्लूड करना था, शामिल करना था, यानी कि अदर कंट्रीज़ के साथ इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनको अपने अदर कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन मेंटेन करने थे। As a nation born in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. This aim finds an echo in the directive principles of state policy. जिस टाइप से अगर हम देखें, एक नेशन के रूप में इंडिया का जन्म भी क्या है, इंडिया को आज़ादी कब मिली, जो क्या है वर्ल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में मिली थी, यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिली। और ऐसे में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने अदर कंट्रीज़ के साथ क्या है, अपनी जो सॉवरेनिटी उसको क्या है रिस्पेक्ट देते हुए
और पीस क्रिएट करते हुए अपनी जो सिक्योरिटी उसको मेंटेन करना था, ठीक है। और इस बात को इंडिया ने क्या है अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर भी इस बात को इंक्लूड किया था। यानी कि इंडिया क्या है इंटरनेशनल पीस को तो प्रमोट करेगा साथ के साथ, लेकिन वो सॉवरेनिटी जो इंडिया सॉवरेनिटी है वो उसको भी सिक्योर रखेगा। यानी कि अदर कंट्रीज अगर क्या है इंडिया के ऊपर अटैक करेंगी तो वो पीस नहीं कि ये नहीं कहेगा कि मैं वॉर नहीं करूंगा, मैं शांति चाहता हूँ, बल्कि वो अपनी जो सॉवरेनिटी मीन्स अपनी फ्रीडम जो है उसको मेंटेन रखने के लिए वो वॉर में भी इंक्लूड होगा। जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation। जिस टाइप से किसी भी अगर हम बात करें कि कोई इंडिविजुअल या जो फैमिली है जिस प्रकार से उसके जो बिहेवियर है उनके बिहेवियर की वजह से उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का क्या है बिहेव काफ़ी क्या दूसरे व्यक्तियों के साथ काफ़ी फ्रेंडली होता है, कुछ व्यक्तियों का बिहेव इस प्रकार से नहीं होता। किस फैमिली का अगर किसी फैमिली का नहीं होता तो इंसान का जैसा बिहेवियर है जैसे एक फैमिली का बिहेवियर है वो उसके घर के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति बहुत मिलनसार है तो उसका अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अच्छा क्या है रिलेशन होते हैं और अदर पीपल्स के साथ यानी कि सोसाइटी के अंदर। उसी टाइप से क्या है अगर हम बात करें यही बात एक कंट्री के ऊपर भी क्या है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जिस तरह से कोई भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर उस कंट्री के जो डोमेस्टिक यानी कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल पॉलिसी हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्स टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, सो दे परस्यू मोर modest goal than the advanced state. They focus more on peace and development in their own neighborhood. अगर हम बात करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके पास भी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने आप को क्या है जो अगर हम बात करें कि अपने रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ मेन करने के उनके साथ अदर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या है उनके पास बहुत कम क्या है इस प्रकार के रिसोर्स होते हैं, बहुत कम रिसोर्स होते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो मेन अगर हम बात करें कि जो मोर एवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट ओकेजनल इन्फ्लुएंस देयर फॉरेन पॉलिसी, कि इसके चलते जो बहुत ज़्यादा उस टाइम क्या है जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो अपने जो क्या है कि उन जिन देशों को जो मोर पावरफुल स्टेट्स हैं उनसे जिनको फ़ायदा हुआ उनको ही लेके क्या है अपने एम अपने फॉरेन पॉलिसी के क्या है वो उनको बनाते हैं। और ऐसे जो कंट्रीज होते हैं बेसिकली उनका फोकस क्या होता है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी से के अगर हम बात करें इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होती हैं। जैसे कि लाइक अगर हम बात करें इंडिया की इन 1947 के अंदर जब इंडिया को फ्रीडम मिली और उसके बाद का जो टाइम पीरियड देखे 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, 71 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, तो इंडिया ने भी क्या है अपनी फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं क्या कर दिया था उसको मॉडेस्ट किया था, यानी कि उसको कहीं चीज़ कर दिया था। एक टाइम उसने यूएस से हेल्प ली थी 1967 में इकोनॉमिक रूप से, यानी कि वहाँ से उसको ग्रेन मिला था तब उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की थी। अगर हम बात करें कि जो यूएसएसआर से इंडिया को हेल्प मिल रही थी तो उसने अपने जो 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था यानी कि सोशलिस्ट जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी यानी कि इफेक्ट पड़ता ही है इनके ऊपर। दिस रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 clear camps. One was under the influence of the United States and its western allies and the other was under the influence of the Soviet Union. कि एक अगर हम बात करें वही कि यूएस के सपोर्ट में था तो दूसरा यूएसएसआर के सोवियत यूनियन के उसमें था। You have read about this in the book on contemporary world politics. Of course हम अपनी contemporary world politics के अंदर इसके बारे में पढ़ चुके हैं। You have read there about the experiment called the non-aligned moment. और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इंडिया ने इनमें से किसी भी ग्रुप में शामिल न होकर नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसको एडॉप्ट किया था।
As you also read here, the end of the Cold War changed the context of international relations entirely. But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, और आप इस बुक में ये भी पढ़ चुके हैं कि कोल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनका जो है कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से अब चेंज हो चुका था, और जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको क्या है बना रहा था, यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही बना रहा था. Cold War just beginning and the world was getting divided into these two camps. Did India belong to any of these two camps in global politics of the 50s and the 60s? और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अपनी वो जो फॉरेन पॉलिसी तैयार कर रहा था तभी क्या है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, और वर्ल्ड पूरे अगर हम देखें तो टू जो ब्लॉक जोन में बिटा हुआ था. तो क्या इंडिया ने 1950s और 1960s के डिकेड में जो पॉलिटिक्स में इंडिया ने इन दोनों में से किसी भी खेमे में किसी भी ब्लॉक में अपने आप को क्या शामिल किया? Was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international context? और क्या इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पीसफुली मेंटेन करके उसको इम्प्लीमेंट करके इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उसे अवॉइड कर पाया इंडिया को, यानी कि उन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा पाया कि नहीं? लुक एट here a directive principle is given here, and this directive principle is related to international peace and security. In article 51, four directive principles, it means four main directive principles of state policies are given in our constitution, and this is fourth type of क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंटरनेशनल पीस एंड जो भी है सिक्योरिटी, जो एक हमारा मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड लास्ट जो है इकोनॉमिक इंटरनेशनल पीस. Article 51 of the Indian Constitution lays down some directive principles of state policy on promotion of international peace and security. Article 51 के अंदर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो यहाँ पे दिए गए हैं, इस मेन इसकी क्या बातें हैं? द स्टेट शैल एंडेवर टू, कि एक राज्य क्या करेगा इसको क्या है एंडेवर, यानी कि उसको बढ़ावा देगा. प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कौन सा स्टेट? इंडियन स्टेट. किसको प्रमोट करेगा? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, की इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो अदर कंट्रीज के साथ अपने अच्छे रिलेशन क्या है मेंटेन करें. फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, और जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में एक दूसरे से जो उनके बिहेव हैं उनमें इंटरनेशनल लॉ और अदर ट्रीटीज़ या अदर एग्रीमेंट्स के थ्रू एक दूसरे के प्रति क्या है वो ऑब्लिगेशन जो है इट मीन्स एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे. एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, और इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको हम क्या है नेगोशिएशन के थ्रू क्या है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. How well did the Indian state live up to these principles in the first 2 decades of independence? और वो कैसे रहा? You may come back to this question after reading the chapter. Of course ये हमें उसका आंसर मिल ही जाएगा. Policy of non-alignment. Of course हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपने फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा के अंदर क्या है पढ़ चुके हैं. The Indian government, the Indian national movement was not an isolated process. It was a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism. कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर हमें अपने आप कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती कि वो आइसोलेटेड प्रोसेस थी, कि जब भी हमारा अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो इंडियन लीडर्स का किसी अदर कंट्रीज़ के लीडर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई उन्होंने आइडेंटिटी को क्या है अडॉप्ट किया ही नहीं था. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, और पूरी वर्ल्ड के अंदर क्या है जो उस टाइम इस टाइप के इम्पेरियलिज्म कॉलोनिज्म को लेकर स्ट्रगल चल ही रहे थे. इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मोमेंट्स ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, और इस मोमेंट का इफेक्ट एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे क्या लिबरल मोमेंट पर भी पड़ा.
Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leader of India and those of other colonies, united as they were in the common struggle against colonialism and imperialism. और अगर इस मोमेंट का इफेक्ट एशिया और अफ्रीका के जो है लिबरल मोमेंट्स पर भी हुआ, और फ्रीडम मिलने से पहले इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो वर्ल्ड के अदर जो कॉलोनियल स्टेट हैं उनमें जिस प्रकार से अपनी कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उन लीडर्स के भी कहीं ना कहीं वो कनेक्शन में थे, उनके साथ भी उनका लिंक था। जैसे कि जो साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़ के साथ या श्रीलंका के जो लीडर्स थे वहाँ पर इस टाइप से क्या है इंडियन लीडर्स का उनके साथ क्या लिंक रहा था। The creation of the Indian National Army by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkage established between and overseas Indians during the freedom struggle। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने क्या है इंडियन नेशनल आर्मी जो थी INA वो बनाई थी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडिया के रिलेशन क्या है ओवरसीज यानी कि अदर कंट्रीज में रहने वाले जो क्या हैं जो व्यक्ति थे उनके साथ कैसे उन्होंने अपने रिलेशन क्या है बना लिए थे। ऑफकोर्स जो INA है जो ये इंडियन नेशनल आर्मी थी आज़ाद हिंद फौज, इसको बनाने में किसने हेल्प की थी? जापान के लीडर्स ने हेल्प की थी या साथ के साथ इसके जर्मनी के लीडर्स ने हेल्प की। तो ये चीज़ क्लियरली शो करती है कि अदर कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया क्या है फ्रीडम नहीं थी, इंडिया एक गुलाम देश था, लेकिन उस टाइम भी इंडिया ने अदर कंट्रीज़ के साथ अदर कंट्रीज के लीडर्स के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो है किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी से उसके इंटरनल और जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में पता चलता है। देयरफॉर द नोबल डील्स आइडियल्स that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. But India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era. कि इंडिया का जो फ्रीडम मोमेंट था वो जिन आइडियाज से जिन क्या है आइडियोलॉजी से इंस्पायर था उसका इफेक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी हुआ। इनफैक्ट जब लास्ट में क्या है जिस टाइम इंडिया को फ्रीडम मिली उसमें क्या है कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था, कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो चुका था। ऑफ कोर्स इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिली और कोल्ड वॉर एरा 1945 के बाद स्टार्ट हो गया था। As you read in the first chapter of the book and contemporary world politics, this period was marked by the politician, economic and military confrontation at the global level between the two blocks led by the superpower, the US and the USSR. Of course उस टाइम क्या है पूरी कंट्री दो ब्लॉक US और USSR में बढ़ चुकी थी और उनकी इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो भी आइडियोलॉजी थी वो या तो यूएस की आइडियोलॉजी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को या यूएस की जो क्या है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी यूएस की डेमोक्रेसी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी कैपिटलिज्म, या तो कंट्रीज उसको अडॉप्ट कर रहे थे या जो यूएसएसआर की इकोनॉमिक पॉलिसी थी क्या जिस प्रकार से सोशलिज्म था या यूएसएसआर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी कम्युनिज्म, उसको अडॉप्ट कर रहे थे कंट्री। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन, द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना एंड द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। और इसी टाइम जब वर्ल्ड क्या है टू ब्लॉक्स में बटा हुआ था, इसी टाइम क्या है यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ने इसी टाइम क्या है न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज़ ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसी टाइम कम्युनिस्ट चाइना इंडिपेंडेंट कंट्री बना। इन विच ईयर चाइना बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1949। और इसी टाइम क्या है डीकोलोनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना स्टार्ट हुई। सो इंडियाज़ लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। और इसी वजह से इंडिया के लीडर्स को भी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट थे वो इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर क्या है बनाने थे, यानी कि अपनी कंट्री की जो भी फॉरेन पॉलिसी थी वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही बनानी थी। ओके स्टूडेंट्स।